This time we will understand the sustained interference. We know that the interference, it is the one phenomena of superposition of wave. And during the interference, we get the very good pattern, that is the bright and dark fringes. यहाँ पर देखो हमने बनाया है, that is the एक फ्रिंज बनाए हैं और इंटरफेरेंस हो रहा है बिटवीन द टू सोर्सेज से जो वेव प्रोपोगेट कर रहा है, ये वेव प्रोपोगेट करके सुपरपोज कर रहा है एट एनी पॉइंट लेट इट बी द पॉइंट बी पी पॉइंट पे। अब इसके द्वारा क्या आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है और वो फॉर्म क्या कर रहा है, ब्राइट और डार्क एक पैटर्न, एक फ्रिंजेस का पैटर्न फॉर्म कर रहा है एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग को समझना है कि व्हाट इज एक्चुअली द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को अगर हम समझते हैं तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या है, इट मीन्स द पोजीशन, यहाँ पे लिखा हुआ इट मीन्स द पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज दैट इज द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए लाइट इंटेंसिटी रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट द स्क्रीन। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा का जो फ्रिंजेज बन रहा है वो क्या होगा, उसका पोजीशन हमेशा फिक्स्ड होगा। अगर ऐसा है तो वो सस्टेन इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पर क्या क्या बात आप नोटिस करते हैं, अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं तो क्या बात देख रहे हैं, पहला पॉइंट आप याद कर रहे हैं, ध्यान में रख रहे हैं सस्टेन इंटरफेरेंस में पॉइंट क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिमेन, यहाँ आपने लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट ना, तो इसी बात को हम यहाँ पर भी लिख देंगे, इंटेंसिटी of light, intensity of light remain same throughout remains same throughout the screen, सभी जगह इंटेंसिटी क्या रहेगा लाइट का, वो सभी जगह सेम रहेगा स्क्रीन में, जो आपने यहाँ पे लिखा है लाइट इंटेंसिटी रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट द स्क्रीन। अभी देखो यहाँ पे दूसरी बात आप क्या देख रहे हैं कि इट इज़ द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस का फिनोमिना है इज क्या है, परमानेंट। मतलब अगर सस्टेन इंटरफेरेंस करता है, सस्टेन इंटरफेरेंस बनाता है तो ऐसे में परमानेंट इंटरफेरेंस बनेगा। उसी बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं द फिनोमिना, सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस the phenomena of interference is permanent। जब भी सस्टेन इंटरफेरेंस होगा तो ऐसे में इंटरफेरेंस क्या होगा, परमानेंट होगा, ब्राइट डार्क एकदम विद द सेम इंटेंसिटी इट विल फॉर्म। तो ऐसा आपको मिल रहा है। और क्या बात आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि दिस इज ऑल्सो नोन एज, मीन्स द सस्टेन इंटरफेरेंस इज नोन एज द परमानेंट इंटरफेरेंस। तो आप तीसरा पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि सस्टेन इंटरफेरेंस is known as permanent interference। सो सस्टेन इंटरफेरेंस जब भी होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिमेन सेम थ्रू आउट द स्क्रीन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। दूसरा द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो क्या है, परमानेंट होगा। और कह सकते हैं कि सस्टेन इंटरफेरेंस एक्चुअली है क्या, दैट इज द इंटरफेरेंस को आप परमानेंट इंटरफेरेंस के नाम से भी कह सकते हैं। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या होगा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए या परमानेंट इंटरफेरेंस के लिए। तो कंडीशंस पहले हम एक एक बात ध्यान में रख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि मान लो सबसे पहला बात S1 S2 इंटरफेरेंस के लिए आपने क्या लिया है, इट इज़ द कोहेरेंट सोर्स। तो लाइट सोर्स या सोर्स ऑफ द लाइट
मस्ट बी कोहेरेंट। अब यहाँ पे देखो हम लिख दे रहे हैं कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस में पहला पॉइंट आप लिख रहे हैं, पहला पॉइंट हो गया द सोर्स ऑफ लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट must be coherent source of light, coherent source of light। तो पहला पॉइंट आपने लिखा कि जो मान लो हम यहाँ पर ले रहे हैं कोहेरेंट, आप सब जानते हो कि ये हो गया मदर सोर्स या मेन सोर्स हो गया, और S1 S2 दैट इज़ द सोर्स फॉर द कोहेरेंट, ये हो गया। और यहाँ से एक वेव का आप जो देख रहे हैं वेव प्रोपोगेट कर रहा है, यहाँ से भी वेव प्रोपोगेट कर रहा है। S1 S2 क्या है? कोहेरेंट सोर्स है। S1 एंड S2 क्या हो गया? दैट इज़ द कोहेरेंट सोर्स। और यहाँ से ये स्लिट आप बना लीजिए, यहाँ पर ये हो गया दैट इज़ द डिस्टेंस डी डिस्टेंस आप यहाँ पे ले रहे हैं, और यहाँ से वेव प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ये कोहेरेंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी बात कि कंटिन्यूअस सोर्स का कंटिन्यूअस होना चाहिए, सोर्स टू सोर्स शुड बी कंटिन्यूअस। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट जो आप कंसीडर कर रहे हैं, द सोर्स शुड बी source should emit light wave continuously। source should emit light wave continuously मीन्स ये दोनों S1 S2 कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस सोर्स हो, कंटिन्यूअस सोर्स फॉर इंटरफेरेंस। तो सेकंड पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, दो सोर्स S1 S2 को आपने कोहेरेंट माना और सोर्स क्या है? कंटिन्यूअस है। ये दूसरा पॉइंट आपने दिया फॉर द सस्टेन इंटरफेरेंस। थर्ड पॉइंट क्या है कि सोर्स शुड बी क्लोज्ड, ये दोनों सोर्स बहुत नज़दीक हो। जो आपने डी डिस्टेंस यहाँ पे लिया है दैट इज़ द डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस जो आप यहाँ कंसिडर कर रहे हैं बिटवीन दिस टू, तो ये क्या होगा? बहुत क्लोज होना चाहिए। ठीक है, क्लोज टू ईच अदर। डी क्या है? क्लोज्ड, क्लोज टू ईच अदर। अब इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, तो ये थर्ड पॉइंट भी हो गया, दैट इज द थर्ड पॉइंट, द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी क्लोज्ड टू ईच अदर। सोर्स शुड बी क्लोज्ड टू ईच अदर। तो दोनों क्लोज सोर्स जो है बहुत नज़दीक होना चाहिए। अभी देखो इसको बात को हम लोग समझ सकते हैं, हमने पढ़ा है इंटरफेरेंस में, फ्रिंज एज को जानते हैं, और यहाँ बात कर रहे हैं द फ्रिंज विड्थ, दैट इज द फ्रिंज विड्थ। और इस फ्रिंज विड्थ का रिलेशन आपने क्या निकाला है? दैट इज लेम्डा कैपिटल डी बाय द डी। तो यहाँ देख रहे हैं कि d अगर आप छोटा करेंगे तो विड्थ बढ़ेगा, और यही बात को ध्यान में रखना है कि दो स्लिट के बीच में जो सोर्सेस के बीच का दूरी जो है वो क्लोजेस्ट होना चाहिए, सो दैट द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेज विल इंक्रीज। और इसको और जितना नज़दीक करेंगे फ्रिंज का विड्थ बढ़ते चला जाएगा। अगर मान लो कि ये एकदम नज़दीक आके वन टू द नेक्स्ट हो जाए तो दैट विल द स्क्रीन विल बी द जनरल ब्राइट, मतलब वो एक दूसरे पे अगर आ जाता है तो ऐसे में क्या होगा? जनरल ब्राइट बन जाएगा और फ्रिंज विड्थ जो है पूरा फैल जाएगा स्क्रीन में। जैसे जैसे आप नज़दीक करते चले जाएंगे, दोनों सोर्सेस को बहुत नियर करते चले जाएंगे, विड्थ बढ़ते चला जाएगा और पूरे स्क्रीन में फैल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब विड्थ को यहाँ पर आप देख रहे हैं, विड्थ जो आप फ्रिंज विड्थ लिए बीटा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। इसका मतलब जितना आप डी को छोटा करेंगे विड्थ उतना फैलेगा। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे इन दोनों को कांस्टेंट रखना है, वेवलेंथ को भी कांस्टेंट रखना है, और क्योंकि आप यहाँ पर आगे पढ़ेंगे कि इट इज दिस टू इज द
मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो ऐसे में वेवलेंथ कांस्टेंट है। और डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, अब यहाँ मान लो हमने स्क्रीन ले लिया है, दिस इज द स्क्रीन, ये स्क्रीन हो गया, और इसकी दूरी आप ले रहे हैं d, जो आप यहाँ दिखा रहे हो कि स्क्रीन और सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, स्लिट के बीच का डिस्टेंस को आपने d रखा है। तो कंडीशन पे हम 1 बाय 1 जा रहे हैं। और अगर मान लो बहुत दूर कर देते हो, तो अगर दूर करते चले जाएंगे तो फ्रिंजेज बहुत छोटा होते चला जाएगा, फाइन फ्रिंजेज हो जाएगा। अगर सोर्स बहुत दूर हो जाता है, S1 और S2 जो है इट इज फार अवे, तो ऐसे में फ्रिंजेज जो बनेगा वो बहुत पतला फाइन बनेगा। तो ऐसे में देयर इज द ओवरलैपिंग, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, और जब ओवरलैप करेगा तो एक क्या होगा, यू कैन नॉट ऑब्जर्व द फ्रिंजेज, तो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, वेयर इज द ब्राइट फ्रिंज, वेयर इज द डार्क फ्रिंज। तो ऐसे में एक जनरल रिफ्लेक्शन, एक जनरल लाइट आपको मिलने लगेगा और जनरल इंटेंसिटी मिलेगा, ठीक है, पूरे के पूरे स्क्रीन में। तो ये बात यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं, इसलिए दोनों सोर्स भी बहुत नज़दीक होना चाहिए, क्लोज टू ईच अदर, दैट इज द अनदर पॉइंट, अनदर कंडीशन। अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए कि दैट इज द सोर्स ऑफ द लाइट शुड बी वेरी नैरो। कहने का मतलब ये जो ओपनिंग आपने देख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो ओपनिंग देख रहे हैं ये बहुत नैरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस ओपनिंग, जो यहाँ से वेव प्रोपोगेट कर रहा है, यहाँ से वेव प्रोपोगेट कर रहा है, ये वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है, तो ये नैरो होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस सोर्स इज द नैरो, द ओपनिंग इज द नैरो, ठीक है, नैरो, ठीक है। द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी वेरी नैरो, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी वेरी नैरो, बहुत ही नज़दीक हो, दोनों बहुत ही नज़दीक हो, नैरो हो। ये जो बहुत, अगर मान लो ओपनिंग बड़ा होता है तो ऐसे में बहुत सारा पॉइंट्स ऑफ द सोर्सेज हो जाएगा। अगर ओपनिंग, सपोज करो कि ओपनिंग इतना बड़ा है, तो यहाँ पे कई पॉइंट्स ऑफ द, इसको और ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि मान लो सपोज करो कि ओपनिंग यहाँ पर बहुत बड़ा है और ये ओपनिंग S1 आप ले रहे हैं, जो ओपनिंग यहाँ से यहाँ तक है, तो इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक ये ओपनिंग दिखा रहा है, इतना बड़ा ओपनिंग है, तो इनके बीच में कई पॉइंट सोर्सेज बन जाएगा, कई पॉइंट सोर्सेज बन जाएगा। और ये सभी टू पॉइंट सोर्सेज क्या बनाएगा, आपस में इंटरफेरेंस करेगा। 2 पॉइंट सोर्स यहाँ इंटरफेरेंस करेगा, 2 पॉइंट सोर्स यहाँ इंटरफेरेंस करेगा। इस तरह करके हम देखेंगे कि यहाँ पर कई पॉइंट सोर्सेज आपस में इंटरफेरेंस कर रहा है, और इससे इंटरफेरेंस करने से यहाँ क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ द, ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होगा ऑफ इंटरफेरेंस। तो ऐसे में हमको सस्टेंड नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स आप ले रहे हैं और जिसका ओपनिंग आप कंसीडर कर रहे हैं, वो ओपनिंग बहुत ही नैरो हो, तभी जाकर के सस्टेंड इंटरफेरेंस मिलेगा। नहीं तो हर एक पॉइंट पे, क्योंकि बहुत मेनी सोर्सेज बन जाएगा यहाँ पर, और मेनी सोर्सेज बन जाएगा तो हर 2 पॉइंट इंटरफेरेंस करेगा, और इस तरह करके ओवरलैपिंग आपको मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि जो सोर्स है वो बहुत नैरो पॉइंटेड हो, इसके बीच में सिंगल वेव का, सिंगल सोर्स का फॉर्मेशन हो, तो ही जाकर के यहाँ सस्टेंड इंटरफेरेंस माने परमानेंट इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों बात भी आप समझे, नैरो होना चाहिए, दोनों सोर्सेज जो है वो बहुत नैरो होना चाहिए। और अब 5th पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट विल नॉट बी वेरी स्मॉल, ये भी स्मॉल नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस d जो आप ले रहे हैं वो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड द स्क्रीन, ये भी नैरो, बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए, इट इज ऑफ सर्टेन डिस्टेंस। तो हम इसको 5th पॉइंट के रूप में लिख देते हैं, कंडीशन डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स of light
not be small. दैट मीन्स यहां डिस्टेंस नॉट बी स्मॉल कह रहे हैं, ये डिस्टेंस छोटा नहीं होना चाहिए, नॉट बी स्मॉल। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स, कोहेरेंट सोर्स और द स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन, ये एक फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स डिस्टेंस में रहेगा तो ऐसे में यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड फ्रिंजेज का एक फिक्स्ड इंटरफेरेंस या परमानेंट इंटरफेरेंस मिलेगा। बहुत नज़दीक कर देंगे, अगर सोर्स को बहुत नज़दीक कर देंगे तो फ्रिंज स्प्रेड कर जाएगा और एक जनरल आपको ब्राइटनेस मिलेगा। ठीक है, इसलिए जनरल ब्राइटनेस ना हो तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस कंसीडर करते हैं और दैट इज नॉट बी टू स्मॉल, वो बहुत नज़दीक नहीं हो, सर्टेन दूरी पे हो। तो ये भी सस्टेन इंटरफेरेंस का एक कंडीशन है। और अब 6th नंबर में बात कर रहे हैं कि 6th नंबर क्या है, द एम्पलीट्यूड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक वेव यहां से प्रोपोगेट कर रहा है, एक वेव यहां से प्रोपोगेट कर रहा है तो सेम एम्पलीट्यूड का दूसरा वेव भी प्रोपोगेट करेगा, सेम एम्पलीट्यूड का दूसरा वेव भी प्रोपोगेट करेगा। तो ऐसे में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो आप देख रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों का एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, एक ब्राइटनेस और डार्कनेस जो आपको मिल रहा है वो फिक्स होगा। मतलब अगर सेम एम्पलीट्यूड आउट ऑफ फेज मीट कर रहा है, क्रस्ट ट्रफ मीट कर रहा है तो वहाँ पर जीरो हो जाएगा, मतलब ब्राइटनेस जीरो हो जाएगा और डार्क का फॉर्मेशन होगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स, amplitude of the two waves of the source of light should be equal मीन्स एम्पलीट्यूड का इक्वल होना दोनों वेव का, S1 S2 एम्पलीट्यूड इसका इक्वल होना इज द इंपॉर्टेंट वन। क्यों? अभी आपने देखा अगर क्रस्ट मीट करता है, सेम क्रस्ट इस पे भी दूसरा सेम क्रस्ट यहाँ पर भी मीट कर रहा है, तो ऐसे में ब्राइटनेस जो होगा वो दोनों का ओवरलैप करेगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा और डबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और अगर क्रस्ट ट्रफ मीट करता है, सपोज करो कि ये ऐसे है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस तरह करके बना रहा है, तो यहाँ पर भी कैंसिल कर दिया और यहाँ पर भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी कैंसिल हो जा रहा है, तो सेम एम्पलीट्यूड रहेगा। तो ऐसे में आपको क्या मिलेगा सेम एम्पलीट्यूड में, तो सेम एम्पलीट्यूड के केस में आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सस्टेन इंटरफेरेंस जो आपको मिल रहा है वो कांस्टेंट ब्राइटनेस और कांस्टेंट डार्क का बनेगा। कांस्टेंट ब्राइट बनेगा, इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस, इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस जो होगा वो कांस्टेंट होगा अगर एम्पलीट्यूड को आप लोग सेम लेंगे। ठीक है, इक्वल एम्पलीट्यूड अगर आप लेते हैं तो ब्राइटनेस और डार्कनेस भी फिक्स होगा, इंटेंसिटी उसका फिक्स्ड होगा। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन फॉर व्हाट, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो ये आपने लिखा एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट शुड बी इक्वल। एंड लास्ट इज द इंपॉर्टेंट दैट द वेव मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। तो यहाँ पर आपने जो मदर सोर्स लिया है, मदर सोर्स में को मोनोक्रोमेटिक कंसिडर करेंगे, मोनोक्रोमेटिक। अगर मोनोक्रोमेटिक आप कंसिडर करते हैं लाइट, दैट मीन्स S1 और S2 भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया, ये भी S1 S2 भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो वेव, सेकेंडरी वेव्स जो यहाँ पर से निकल रहा है S1 S2 से, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी न्यू एंड द वेवलेंथ होगा, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी न्यू एंड द वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक का मीन्स द सिंगल लाइट, सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट, सिंगल वेवलेंथ, और उसका कोहेरेंट कर रहे हैं। तो कोहेरेंट का मतलब हो गया दोनों का फ्रीक्वेंसी, कलर का फ्रीक्वेंसी और
वेवलेंथ दोनों कांस्टेंट है, S1 S2 का। तो यहां पर आप लिख सकते हो S1 एंड S2 जो कोहेरेंट सोर्स लिए ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये कंडीशन हमने बताया आपको, इसी को 6th नंबर में आप यहां लिख दीजिए। 7th नंबर जो आप ले रहे हैं कि लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। तो ये आपने देखा 6 पॉइंट को आप यहां पर समझे भी कि 2 सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए 2 सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, दोनों सोर्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, दोनों सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, ऑफ द सेम पेरेंट होना चाहिए, और फिर यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द 2 सोर्स भी वेरी क्लोज हो, एंड द सोर्सेज जो आप ले रहे हैं वो ब्रॉड सोर्स नहीं हो, नैरो सोर्स हो, और फिर क्या देखें कि एम्पलीट्यूड ऑफ द 2 वेव्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। जो 2 वेव आप यहाँ से निकाल रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट हो। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस इट इज द वन फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सो ऐसे में दिस सस्टेन इंटरफेरेंस इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट इंटरफेरेंस। तो इस बात को देखो यहाँ पर और समझो, ठीक है। और इसमें सारा कंडीशन आपने देखा समझा। तो ये था ऑल अबाउट द सस्टेन इंटरफेरेंस विथ गुड कंट्रास्ट, एकदम फिक्स कंट्रास्ट के रूप में ऑफ द सेम ब्राइटनेस और डार्कनेस मिलेगा। तो दैट इज द सस्टेन इंटरफेरेंस। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द अदर टॉपिक। टिल दैट गुड लक टू ऑल ऑफ यू।